उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटें जीतने के बाद बीजेपी लगातार गदगद है और ऐसे में अब समीक्षा बैठक भी की जा रही है। इसके बाद ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की है। बीजेपी की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ और कहां पर पार्टी कमजोर रही, इसको लेकर के भी मंथन किया गया है। बैठक में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीटों के विस्तारक भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य करता है। इसमें हजारों जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो चुनाव में काम करते हैं। चुनाव प्रबंधन चूँकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? 2 दिवसीय बैठक भी हुई बीजेपी की, क्या कुछ निकल करके सामने आया है बैठक में? जी, बिल्कुल विशाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव कार्य समिति है, उसकी 2 दिवसीय बैठक का कल शाम को समापन हो गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जो है रात्रि भोज के साथ ही इस बैठक का समापन हुआ। और मैं बैठक की बात करूं तो इसमें तमाम बड़े अधिकारी, चाहे प्रदेश संगठन मंत्री आदित्य कोठारी हों, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हों, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या तमाम विधायक हों, वो सभी मौजूद रहे। और कहीं न कहीं जो चुनाव के जो मंत्रणा है कि जिन सीटों पर भाजपा का जो वोट प्रतिशत रहा, वो क्यों कम रहा, या जिन सीटों पर जो है मतदान, जिस भाजपा विधायक होते हुए भी जो है मतदान प्रतिशत कम रहा, उन पे क्या कारण रहे या पीछे रहने के क्या कारण है। हालांकि 5 सीटें जरूर भाजपा के खाते में गई, लेकिन वोट प्रतिशत में जो है कमी थोड़ी कहीं ना कहीं आई है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रणा हुई है, क्योंकि इसके बाद राज्य में अब 2 बाई इलेक्शन होने हैं। मैं मंगलौर सीट की बात करूं या बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करूं, वहां पर बाई इलेक्शन होने हैं। इसी के साथ नगर निकाय के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य में होने हो। तो तमाम, क्योंकि ये साल आप ये मान के चलिए पूरे चुनाव से भरा हुआ ये माहौल बना रहेगा। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है बढ़त बनाने की हर चुनाव में कोशिश करेगी, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, हर कहीं भाजपा ये है अपना परचम लहराने की कोशिश जरूर करेगी। और इसके लिए लगातार पार्टी संगठन को, किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जाए, उस पर काम होगा। संघ के साथ किस प्रकार का तालमेल बनाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संघ की नाराजगी स्पष्ट रूप से भाजपा से देखने को मिली, और उसके बाद भाजपा का जो वोट प्रतिशत था, जो वोट बैंक भाजपा का था, उसमें गिरावट देखने को मिली। तो संघ से किस प्रकार का आपसी तालमेल भाजपा का हो, या इसी के साथ जो निकाय चुनाव होंगे उनमें जो बूथ स्तर तक या पन्ना प्रमुख तक किस प्रकार पैठ बनाई जाए, अपने बूथ को किस प्रकार मजबूत किया जाए, ऐसे तमाम विषयों पर इस विषय बैठक में चर्चा हुई। और कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम आला अधिकारी बीजेपी के हैं, संगठन से जुड़े आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ सीधा समन्वय बनाया जाए। क्योंकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ये खासियत यहाँ पर रही है कि बीजेपी का जो संगठन को अगर उत्तराखंड में मजबूती प्रदान करने की अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी की थी, तो वो महेंद्र भट्ट की थी। और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। भाजपा को जो है पन्ना प्रमुख तक जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा का डिवाइडेशन किया और उस पर निचले स्तर तक जो है भाजपा को मजबूत करने का काम महेंद्र भट्ट ने किया। और आगे संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। अच्छा हिमांशु, क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों पर तीसरी बार हैट्रिक लगाना और उसके बाद पार्टी जिस तरह से मंथन करती है, तो क्या इसमें ये भी देखा गया था कि कहां-कहां पर हमने बढ़त ली है और किन-किन जगहों पर हम वीक रहे? जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि
चुनाव जब संपन्न होता है तो किसी भी पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि चुनाव की बातों पर मंत्रणा की जाए कि क्या हमारे पीछे रहने के क्या कारण है, किन सीटों पर हमने आगे बढ़ाई, या अगर आप सत्ताधारी दल हैं तो आपकी जो विकास परियोजनाएं हैं, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में हो, तमाम ऐसे क्षेत्र में हो, राज्य को अग्रणी बनाने के लगातार प्रयास करते हैं। स्वयं पीएम मोदी भी इस बात को कहते हैं कि 25वीं 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो सरकार की योजनाओं को किस प्रकार जो है सीधे जनता तक पहुंचाया जाए, और जिन सीटों पर बीजेपी पीछे रही, क्योंकि प्रत्येक लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती हैं और उन 14 विधानसभा में अगर किसी विधानसभा में भाजपा पीछे है तो उन सीटों पर क्यों पीछे रही? क्या सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या संघ जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट है, या जो दल बदल कर नेता आए हैं उनसे किसी की नाराजगी ना हो, ऐसे तमाम विषय हों। चाहे बूथ की मैं बात करूं, पन्ना प्रमुख की मैं बात करूं, या कार्य ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय तमाम ऐसी समितियां हैं जिन पर कार्य करने की जो ज़रूरत थी वो यहाँ पर दिखी है। और कहीं ना कहीं भाजपा इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ज़रूर मंथना की है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर काम किया जाए। अच्छा हिमांशु, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव होने हैं 2 विधानसभा सीटों पर और भाजपा पर हमेशा से ही इस तरह के ये आरोप भी लग रहे हैं, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि दोनों ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि एक राज्य के बाहर से है और दूसरे कांग्रेस के थे जो कि भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में क्या बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है? जी, बिल्कुल विशाल, कहीं न कहीं जो नाराज़गी, क्योंकि अब मैं बद्रीनाथ विधानसभा में अगर आपको ले चलूँ तो वहाँ पर महेंद्र भट्ट जी इससे पहले जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं वो विधायक पद के उम्मीदवार थे। उनके बाद जब महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा गया तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद ज़रूर जगी थी कि अब हम इस सीट पर जो है अन्य कार्यकर्ता जो है दावेदारी करेंगे या टिकट माँगेंगे, और किसी कहीं चाहे मैं इस सीट पर बात करूँ बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हों, ऐसे तमाम अधिकारी जो हैं, या रघुवीर रावत जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं वो इस सीट पर दावेदारी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से जिस प्रकार से राजेंद्र भंडारी ने अपना पाला बदला और बीजेपी में वो शामिल हुए और उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, लेकिन भंडारी एक अच्छी पकड़ उस क्षेत्र में रखते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच अपने विकास कार्यों के लिए भंडारी जाने जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या बीजेपी में अब आए हों, लेकिन भंडारी की एक मजबूती ज़मीनी पकड़ जरूर है। कहीं ना कहीं अब भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जरूर लंबे समय से इस मांग को कर रहे थे कि राजेंद्र भंडारी को अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं का जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो आप कह सकते हैं जो डंडा उठाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये नाराज़गी है कि उनके जो नेता थे या उनको जो उनको वो विधानसभा पहुँचाना चाहते थे उनको टिकट ना देकर राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया गया, उसमें काफ़ी नाराज़गी है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपसी तालमेल कार्यकर्ताओं के साथ बनाया जाए। इस प्रकार मंगलौर सीट पर एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने ये है कि अभी तक 2002 में जब राज्य में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से अभी तक भाजपा मंगलौर सीट पर चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। बसपा या कांग्रेस के पास ये सीट हमेशा रही है और इसलिए भाजपा की ये कोशिश रहेगी अब कैंडिडेट ऐसा उतारा है कि जो राज्य से बाहर का है, तो उसके साथ और कार्यकर्ताओं के बीच उसको किस प्रकार उनकी जो है वो पकड़ बनाई जाए या उनका सीधा कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से तालमेल बनाया जाए। हालांकि भड़ाना का हमको देखने को मिला, मंगलौर सीट पर काफ़ी लंबे समय से जो है भड़ाना सक्रिय थे, लेकिन वो उनकी सक्रियता का कितना फ़ायदा पार्टी या संगठन को मिल पाता है वो देखने वाली बात होगी। भड़ाने के लिए खासा समन्वय बनाना होगा। इस सीट पर मंगलौर सीट पर दोहरी चुनौती भाजपा के लिए होती है। अगर काजी निजामुद्दीन जो है कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो निजामुद्दीन एक अच्छी जो है पकड़ उस क्षेत्र में रखते हैं। इसी के साथ भाजपा को भड़ाना का जो है जमीनी पकड़ तो बनानी है, इसी के साथ अल्पसंख्यक जो वोट है उनको साधना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भाजपा के लिए बनेगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे मिर्जापुर से। बड़ी खबर मिल रही है मिर्जापुर के इमामबाड़ा स्थित शाही मस्जिद में पढ़ी गई नमाज हजारों की संख्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। सरकार के सड़कों पर नमाज पढ़ने के निर्देश भी दिए गए थे और ऐसे में आदेश जो हैं वो सुरक्षा के इंतज़ाम के बीच। तो आपको बता दें कि ये सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए थे और ऐसे में सुरक्षा के इंतज़ाम के बीच ये नमाज पढ़ी गई है। तो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे हैं शाही मस्जिद में और जहाँ पर नमाज अदा की गई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मिर्ज़ापुर के इमामबाड़ा से। ये बड़ी खबर है जहां पर शाही मस्जिद में नमाज पढ़ी गई है और हज़ारों की संख्या में शामिल हुए थे मुस्लिम समाज के लोग, और जो कि नमाज पढ़ते हुए नजर भी आए। और संवाददाता राजन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, किस तरह का माहौल है? जी विशाल, बता दें कि मिर्जापुर में माहौल पूरी तरह शांति और सौहार्दपूर्ण रहा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रदेश सरकार का आदेश था कि सड़कों पर नमाज न हो, उसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस की ड्यूटी वर्दी में और सिविल ड्रेस में भी लगाई गई थी और सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को नगर के इमामबाड़ा स्थित शाही मस्जिद में पहुंचना जारी रहा और लोगों ने वहां पहुंचकर अपने ईद की नमाज अदा की। विशाल, तो ऐसे में जैसे कि सरकार ने ये कहा भी था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, तो उसका भी असर देखने को मिला है और पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम रहे? विशाल, पुलिस प्रशासन के पूरे तरह से इंतजाम चुस्त और दुरुस्त रहे। पुलिस वाले जहां गली चौराहों पर वर्दी में भी नजर आए तो वहीं सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती की गई थी कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। वहीं जब जो उसकी शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां हर मुस्लिम समुदाय का लोग चाहते हैं कि वहां पहुंचकर ही वह अपनी नमाज अदा करें। जब मस्जिद भर गई तो लोगों को आगे से ही वापस अन्य मस्जिदों की ओर रवाना किया गया और वहां पर मुस्लिम समुदाय ने पहुंचकर तय समय पर अपनी नमाज अदा की और उसके बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई भी दी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी जनपद वासियों को ईद की बधाई दी है। विशाल, बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और महाराजगंज से बड़ी खबर, देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व और ऐसे में नमाजियों ने अदा की है अमन और शांति की दुआ भी की इस दौरान, और आज नमाज भी पढ़ी गई है। ईदगाहों के पास पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और नमाजियों ने अमन और शांति की दुआ भी की है। मस्जिद और ईदगाहों के पास पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। प्रशासन ने बेहतर इंतजाम इस दौरान किए हैं और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर देश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और नमाजियों ने आज नमाज पढ़ी है, साथ ही अमन और शांति की दुआ की है। मस्जिद और ईदगाहों के पास पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको महाराजगंज से, जहां पर आज देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग आज मस्जिदों में पहुंच कर के नमाज भी अदा कर रहे हैं। और संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, किस तरह का माहौल है आज? पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है आज, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि आज जो है बकरीद के पर्व पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिदों में जाके जो है नमाज अदा किया है और देश में अमन शांति की दुआ भी किया है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट रहा। जो महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा है, उन्होंने भी लगातार मस्जिदों पर दौरा किया और लोगों को जो है अमन के साथ जो है नमाज अदा करने की भी बात कही। हालांकि महाराजगंज जिला जो है भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो है इस बकरीद के पर्व पर कोई जो है दखल ना देने पाए। जी विशाल। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने यह भी कहा था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, और साथ ही और किस तरह के बेहतर इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं?
जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि महाराजगंज जिला जो है वो काफी संवेदनशील जिला है। यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक हैं सोमेंद्र मीणा, उन्होंने 4 दिन पहले ही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग कराया था कि इस प्रकार कोई भी जो नमाजी हैं वो रोड पर नमाज अदा नहीं करेंगे, सारे नमाजी जो है वो मस्जिद में ही जाकर नमाज अदा करेंगे। तो हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उसको कॉपरेट किया और नमाज जो है आज सुबह से ही जो है मस्जिदों में जाकर नमाज अदा किया और देश में अमन शांति की दुआ भी किया। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है, भीषण सड़क हादसा हो गया है। मैजिक गाड़ी गन्ने के कोल्हू से जाकर टकरा गई। गन्ने के कोल्हू पर जूस पी रहे थे 3 लोग और 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे युवक और हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। मैजिक गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छपार थाने के NH 58 का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और ऐसे में मैजिक गाड़ी गन्ने के कोल्हू से जाकर टकरा गई है। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है इस मामले में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला छपार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 का है, जहां पर सड़क किनारे गन्ने के कोल्हू पर 3 युवक जूस पी रहे थे। तभी एक मैजिक अनियंत्रण होकर जूस पी रहे गन्ना जो युवक थे उनसे टकरा गई और तीनों की जो है मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 3 लोग अन्य और भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और जो मृतक थे उनका जो है पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं जो मैजिक चालक था वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। जी बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, मेडिसिन की फैक्ट्री में लगी आग, आग ने लिया विकराल रूप। और ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ये फैक्ट्री कई कस्बों से मंगवाई गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया गया है। और ऐसे में सिकंदराबाद के सनराइज मेडिसिन फैक्ट्री का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह भीषण आग जो है फैक्ट्री में लग गई और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये बुलंदशहर में मेडिसिन की फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में फैक्ट्री से आग बुझाने के लिए कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंची और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, ये एक मेडिसिन फैक्ट्री है। यहाँ पर आग लग गई थी। लगभग 8 दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद से आई हैं। अभी हमने आग पर कंट्रोल कर लिया है, बस उसको बुझाने की कवायद चल रही है यहाँ पर। और मौके पर SDM, ADM सर, SP सिटी सर आए हुए थे जिन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी सिचुएशन हमारे यहाँ पे कंट्रोल। और संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, क्या कुछ ये मामला था और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल विशाल, देखिए बताना चाहेंगे बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। फिलहाल सूचना के बाद स्थानीय पुलिस व दमकल विभाग ने आग को काबू करने का प्रयास किया, मगर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग ने गंगा इंडस्ट्रीज के ठीक बराबर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली जो सनराइज फैक्ट्री को भी अपनी जद में ले लिया। हालात ये हो चले थे कि विशाल, जनपद बुलंदशहर के अलावा नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास के जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्हें भी मौके पर बुलाना पड़ गया था। जी विशाल, और एक चीज और बताना चाहेंगे, आसपास की जो सभी फैक्ट्रियां थी उनको भी प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। हालांकि सूचना के बाद ADM राजव अभिषेक सिंह और सिकंदराबाद SDM रेनू और वहीं CO पूर्णिमा सिंह भी मौके पर पहुंची, जबकि FSO द्वारा फैक्ट्री में मोर्चा संभाला गया।
एक और चीज बताना चाहेंगे विशाल, जिस तरह से आग ये अज्ञात कारणों के कारण लगी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी भयंकर आग, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ज्वालामुखी फट गई हो, इतनी जबरदस्त आग थी। क्योंकि हम वहां से शॉट बना रहे थे तो उसकी आंच हमारे फोन तक आ रही थी, हम तक आ रही थी, जो उसकी गर्माहट थी। और बता दें कि आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, जबकि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से जनहानि को कोई खबर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्रियां हैं उनमें करोड़ों रुपए का नुकसान विशाल बताया जा रहा है। बिल्कुल जिशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कार वर्कशॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने में जुट गई हैं और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया। आग लगने से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। देखिए, आज 5:56 पर एक मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक वर्कशॉप है, उसमें एक बड़ा फायर हुआ है। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर्नलगंज लाटूर रोड की सभी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से मौके के लिए रवाना किया गया। जो कंसर्न अधिकारी कर्नलगंज से उनको रवाना किया गया और उसकी और अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतते फजलगंज से वाटर बाउजर, मीरपुर से वाटर बाउजर, तो कुल मिलाकर 6 अग्निशमन वाहनों को मौके के लिए रवाना किया गया। वहाँ जाकर देखा गया तो आग भीषण रूप से जल रही थी, काफ़ी धुआं था, तो उसको पूर्ण रूप से घेरते हुए नियंत्रित किया गया, उसको पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। इस घटना में किसी भी तरह की कोई इंजरी। बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का कारण बताते हुए कहा कि पार्टी के अंदर ही भीतर घात हो रहा है। उन्होंने यूपी सरकार में देवरिया के से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बलिया के जिला अध्यक्ष संजय यादव और उनकी पूरी टीम को हार का जिम्मेदार ठहराया है। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रत्याशियों को हराने के पीछे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की भी साजिश है। उन्होंने आलाकमान से जिला अध्यक्ष को तुरंत पद से हटाने की इच्छा भी जाहिर की है। हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हरा। सहारनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिंदा कछुए को जलाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कछुए को जिंदा जलाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि यह दिख रहा है कि 2 व्यक्तियों द्वारा एक कछुए को जिंदा जलाया जा रहा है। इस संबंध में थाना देवबंद पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं जो घटना में शामिल दोनों अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और वर्तमान में ये दोनों अभियुक्त जेल में ही निरुद्ध हैं। इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई